हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। और आज आप सभी के सामने एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द लाइन कंसेप्ट में। तो स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर तक हमने क्या बात कर ली थी स्टूडेंट्स, हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में जान लिया था। और हमने ये बात कर ली थी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक हम बात कर चुके हैं। पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? हेनरी मोजले ने पीरियोडिक टेबल दी थी स्टूडेंट्स। तो वहां तक हम बात कर चुके हैं आपसे। आज स्टूडेंट्स नया टॉपिक लेने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अब तक हम पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, तो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है सिर्फ। ठीक है, तो आज से हम क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल के अंदर घुसेंगे और जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट्स, ये हम आज जानने वाले हैं। तो एवरीवन, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखें। देखिए एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स पहले समझेंगे कि क्या होती है पीरियोडिसिटी, उसके बाद में मैं आपको लिखने के लिए बोलूंगा, फिर आप लिखना आराम से। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास के अंदर एक चीज सीखी हुई है, आपने भी सीखी होगी स्कूल के अंदर, कि जैसे मान लीजिए अपने पास में सोडियम है, तो सोडियम का नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे आपको याद होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में याद करवाया था कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। तो सोडियम का कौन सा आया स्टूडेंट्स? 11 आया। तो हमने इनको भरना सीखा था 11th क्लास के अंदर, सॉरी 9th क्लास के अंदर, कि फर्स्ट, फिर सेकंड और थर्ड, इस तरह से ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आपको ये बात मैं बता चुका हूं, आपको पता होगा। 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। आपने ये 9th क्लास में ये चीज सीखी होगी स्टूडेंट्स, मैं ये मान के चल रहा हूं कि फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एंड नेक्स्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सोडियम का नंबर 11 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 11 है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने पड़ेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स, हर एटम का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी हमारे पास में एटम है पीरियोडिक टेबल के अंदर, सबका डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टूडेंट्स। सबका अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन में 1 है, हीलियम में 2 है, लिथियम में 3 है, तो सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स डिफरेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, इसी कारण से इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है स्टूडेंट्स? अलग अलग होती है। और इसी को हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, और इसी बात को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो देखिए, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, कि इन पीरियोडिक टेबल ड्यू टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स देयर प्रॉपर्टीज चेंजेस, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल नई वाली पढ़ी, इस टाइप की पीरियोडिक टेबल होती है एवरीवन, इस टाइप की आपने देखी है, मैंने आपको दिखाई थी पिछले वाले लेक्चर में। तो इस तरह के जो होते हैं स्टूडेंट्स, जो ये हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं, इनको हम लोग रोज बोलते हैं, या फिर इनको हम लोग पीरियड भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड्स भी बोल सकते हैं। और जो वर्टिकल होते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्रुप बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियड्स के अंदर तो भी एलिमेंट्स में चेंज आते हैं, और ग्रुप के अंदर जब हम ऊपर से लेकर नीचे चलते हैं तब भी एलिमेंट्स में चेंज आते हैं। क्या चेंज आते हैं स्टूडेंट्स? कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो इंक्रीज होती है, और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं स्टूडेंट्स तो भी क्या होती है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, मतलब कि इंक्रीज होती है। ये आप ध्यान रख लीजिए। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट इन ग्रुप पीरियड
in periodic table, then there is definite order of increasing physical and chemical properties। तो ये दो बातें स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर आपको लिखनी है स्टूडेंट्स, ये आपकी चीज समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जहां पर बात आए तो वहां पर आप लिख सकते हैं इस तरह से, आप एक एग्जाम्पल बनाकर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। सोडियम का एग्जाम्पल आप दे लीजिए कि सोडियम 11 होता है और उसके बाद में हम यहाँ पर बना सकते हैं फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है स्टूडेंट्स, और आउटर मोस्ट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, हो गए 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आप डायग्राम भी बना सकते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि डायग्राम्स का यूज करना सीखिए स्टूडेंट्स। बोर्ड के अंदर जब आप बनाएंगे डायग्राम्स तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है एक एग्जामिनर को चेक करने वाले के ऊपर। तो चलिए देखिए, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज हमने जान लिया। ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? ये प्रॉपर्टीज होती है एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वैलेंसी। इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ये देखिए भाई कि आप ये देखिए कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि मैं समझाऊं आपको, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि एटम किस टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि कौन सा एटम किस टेम्परेचर के ऊपर बॉइल होने लग जाता है, उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और आयोनाइजेशन, एंथैल्पी एंड वैलेंसी के बारे में हम एक एक करके आसानी से जानेंगे स्टूडेंट्स डिटेल के अंदर। तो चलिए, आपको ये समझ में आया होगा आई होप कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज क्या होती है स्टूडेंट्स। तो आप इनको लिख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, आप इनको लिख लीजिए। देखिए, आप इनको लिख लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स उसके बारे में जानेंगे, उसका नाम है एटॉमिक रेडियस। क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पहले समझेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस को समझिए कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। जैसे कि हमने मैथ्स में पढ़ा है कि अगर कोई हमारे पास में सर्कल है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सेंटर से लेकर और आउटर जो लाइन होती है इसकी, ये वाली, ये जो इसकी सरकमफेरेंस होती है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू रेडियस होती है स्टूडेंट्स। और रेडियस बताती है कि ये सर्कल कितना बड़ा है, यही तो बात है। अगर रेडियस मान लीजिए छोटी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका मतलब एटम क्या है हमारा, मतलब सर्कल क्या है हमारा, छोटा है। और अगर ये रेडियस बड़ी है तो इसका मतलब हमारा सर्कल क्या है स्टूडेंट्स, बड़ा है। सेम टू सेम काम होता है स्टूडेंट्स एटम के अंदर, क्योंकि एटम का साइज भी कुछ इस टाइप से ही हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए आप, बीच में होता है स्टूडेंट्स न्यूक्लियस और चारों तरफ होते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये बात तो पता है स्टूडेंट्स। तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वहां तक की जो डिस्टेंस होगी ना स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस बताती है स्टूडेंट्स उस एटम का साइज। ठीक है, अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा है इसका मतलब वो एटम क्या है, बड़ा है। एटॉमिक रेडियस अगर छोटी है तो वो जाहिर सी बात है कि वो क्या है, वो एटम छोटा है। बस समझे आप मेरी बात को। तो चलिए इसको लिखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो कि एटॉमिक रेडियस होती क्या है। डेफिनेशन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। और ये क्या है कि बहुत ज्यादा स्मॉल यूनिट होती है। इसकी जो यूनिट होती है स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, क्योंकि एटम खुद ही क्या है, बहुत छोटा है, इनविजिबल पार्टिकल है। तो रेडियस भी क्या है, बहुत छोटी होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, ऐसा इसका डायग्राम आपको बताना है वहां पर। अब देखिए, हम दूसरी बात समझते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहले समझिए, उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने बताया कि ये होता है एटम, ये बीच में होता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट में होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस तो क्या होगी, रेडियस होगी। और स्टूडेंट्स इनके बीच के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि इस न्यूक्लियस के द्वारा, न्यूक्लियस के थ्रू इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो पावर है उसको हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन की तरफ, इसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स न्यूक्लियर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्टूडेंट्स। अब मेरी बात को ध्यान से समझना आप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि पूछता है क्वेश्चन इसके ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर एटम बड़ा है, समझ रहे हैं आप, अगर एटम बड़ा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है स्टूडेंट्स, कम होता है।
ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। अगर दो इंसान दूर दूर है देखिए, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत कम होगा, समझ रहे हैं आप, क्योंकि दूर दूर है वो। लेकिन अगर वो दो लोग बहुत पास पास हैं तो उनके पास पास होने के कारण उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा और वो एक दूसरे को आराम से अट्रैक्ट कर पाएंगे। ऐसे समझ सकते हैं आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, कि दूर दूर है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वो क्या है? दूर दूर है। और अगर वो पास पास है तो उनके बीच के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा स्टूडेंट्स। इसको ऐसे समझिए आप कि दूर दूर है अगर कोई दो लोग, तो उनके बीच के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वो दूर दूर है, उनका कांटेक्ट बहुत दूर दूर है। लेकिन अगर दो लोग पास पास में है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? बहुत ही ज्यादा होगा। इसलिए जो बड़े एटम होते हैं स्टूडेंट्स, जो बिग एटम होते हैं, उसके अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम होता है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि जितना बड़ा साइज होगा उतना ही कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा स्टूडेंट्स। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जितना बड़ा साइज, इसको हम लोग कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसको लिखेंगे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा क्यों लिखेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि 1 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब होता है जितना बड़ा साइज उतना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना कम साइज उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब इसका उल्टा ये होगा, तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं छोटे रूप में। और अगर मान लीजिए इसके बीच के अंदर ऐसे होता सपोज कि साइज प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आप वहां पर कह सकते थे, क्योंकि बराबर में आ गया, प्रोपोर्शनल 1 के अपोन में नहीं है, तो जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो इसको मत देखो आपको सिर्फ ये चीज देखनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो समझ में आया आपके? चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। देखिए आप, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स इज इन एटम इज कॉल्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात देखिए स्टूडेंट्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है? अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं स्टूडेंट्स तो वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? आप यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट से राइट जाने पर स्टूडेंट्स क्या होता है? साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता जाता है। इस बात को आप याद रख लीजिए कि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होता है स्टूडेंट्स? एटम का छोटा होता जाता है। अब मैंने कहा जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो स्टूडेंट्स? इसमें कम है, इसमें ज्यादा हो गया, फिर इसमें ज्यादा हो गया, फिर इसमें और ज्यादा हो गया, फिर इसमें और ज्यादा हो गया, और इसमें और ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया स्टूडेंट्स। सिमिलरली क्या होता है, जब हम टॉप से बॉटम में आते हैं तो डिक्रीज होता है स्टूडेंट्स। क्यों डिक्रीज होता है? देखिए इसको आप ऐसे एरो लगा लीजिए। टॉप से जब हम बॉटम में आते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका यहाँ देखिए आप डायग्राम, ऐसे आप डायग्राम बना के दिखा सकते हैं कि जब हम टॉप से बॉटम में आते हैं, मतलब कि ऊपर से नीचे, तो स्टूडेंट्स साइज बढ़ता है। आप ये याद रख लीजिए कि साइज क्या होता है स्टूडेंट्स? बढ़ता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब हम टॉप से बॉटम पे आते हैं तो साइज बढ़ता है, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होता जाएगा। इसलिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिक्रीज होता है, कम होता जाता है स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एक लाइन हम लिखेंगे कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं इन अ पीरियड के अंदर, देन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इस तरह से चलते जाते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स की एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो वैसे वैसे मोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जितना नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स की ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है। समझ रहे हैं आप? ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, समझिए आप इस तरह से कि यहां से मैं इधर जा रहा हूं स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप? तो साइज तो क्या हो गया? छोटा होता जा रहा है। तो छोटे के ऊपर जैसे पहले यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3, अब यहां पर 4 होंगे, अब यहां पर 5 होंगे स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं बात को? अब यहां पर 6 होंगे, और यहां पर फिर 7 होंगे,
तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का इनके ऊपर कम इफेक्ट होगा क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है। इस पर इससे ज्यादा होगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगले वाले पे यहाँ पर ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैसे ही इसके ऊपर और ज्यादा होगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है। इस पर और ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, और इस पर क्या होगा स्टूडेंट्स, और ज्यादा होगा। जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है साइज छोटी भी होती जाती है। ठीक है, तो 100 बातों की एक बात आप याद रखो कि इधर से इधर चलने पर, लेफ्ट से राइट चलने पर साइज छोटा होता है। जहां साइज छोटा होता जाता है वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऐसी बात होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो रेडियस के डिसप्रोपोर्शनल होता है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि ज्यादा रेडियस कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और ज्यादा रेडियस कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और कम रेडियस ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका जस्ट इनवर्स होगा ये चीज। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि हम देख सकते हैं कि एग्जांपल हमारे पास में है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इधर चलने पर क्या होता है, साइज छोटा होता है। तो देखिए आप रेडियस 152, 111, 88, 77, 74, 64, 64 क्या हो गया स्टूडेंट्स, कम होता जा रहा है। सेम बात बोल रहा है सेकंड वाली की, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, देखिए यहां से लेकर यहां आते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है, हेंस द रेडियस इंक्रीजेस। तो रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से, बस समझने की बात है, मन से लिख सकते हैं आप इसको, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात देखते हैं। टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ली, ना, के बी, सी एस। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है, 3, 11, 19, 37, 55 अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। बट हमें पता है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है स्टूडेंट्स, रेडियस बढ़ती है स्टूडेंट्स। तो क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है, देखिए आप, और शेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है तो ऑर्बिटल्स भी बढ़ेंगे। भाई पहले ये साइज था, फिर अगले का फिर डबल ऑर्बिटल आ गए, फिर और अगले के अंदर फिर और ज्यादा ऑर्बिटल आ गए, तो साइज बढ़ रहा है ना स्टूडेंट। साइज के साथ साथ ऑर्बिटल्स भी बढ़ रहे हैं, फर्स्ट में 2 ऑर्बिटल्स, नेक्स्ट 3 ऑर्बिटल्स, नेक्स्ट 4 ऑर्बिटल्स। तो ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहां तक याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपने देखा एटॉमिक रेडियस की, एटॉमिक रेडियस क्या होती है और कैसे कैसे बढ़ती है और कैसे कैसे घटती है। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स आपसे आयोनिक रेडियस के बारे में। पहले समझेंगे कि आयोनिक रेडियस क्या होती है और उसके बाद में हम इसके बारे में स्टूडेंट्स लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आयोनिक रेडियस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा आयन्स को, कि आयन होता क्या है स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर समझिए, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग सोडियम का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 11। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका बनाए हैं स्टूडेंट्स तो कुछ इस टाइप से बनता है कि फर्स्ट वाले में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट वाले के अंदर स्टूडेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, 5, 6, 7 और 8, और आउटर मोस्ट में आता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमें पता है स्टूडेंट्स कि ये इसमें स्टेबल नहीं है। तो जब ये इसमें स्टेबल नहीं है तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है और ये स्टेबल हो जाता है कुछ इस टाइप से। ये तो रहा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आउटर मोस्ट में 8 आ सकते हैं, 8 ही है, इसका मतलब ये स्टेबल है। और ये क्या है स्टूडेंट्स, अनस्टेबल है, क्योंकि आउटर मोस्ट में आने चाहिए 8 लेकिन इसके पास 1 ही है, इसलिए उसे एक कोई अगर ये निकाल दे तो इस वाले ऑर्बिटल से ये स्टेबल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऐसी बात है। तो ये क्या करता है, सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है ताकि ये स्टेबल हो सके। तो स्टूडेंट, जब भी कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो उस पर पॉजिटिव आयन आता है। जैसे कि सोडियम है, अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो ये इस तरह से आएगा Na+, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। जब भी 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर प्लस आएगा स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर +2 आएगा स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं बात को, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना प्लस आता है स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो आप मुझे बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसकी साइज छोटी हुई या बड़ी हुई? बिल्कुल छोटी हो गई साइज, क्योंकि आउटर जो शेल है वो पूरा का पूरा ही गायब हो गया। सोच के देखिए आप, आउटर शेल जो है वो पूरा का पूरा गायब हो गया स्टूडेंट्स। बचा क्या, सिर्फ 2 ही शेल बची, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल। थर्ड शेल तो गायब हो गई। तो क्या हो गई स्टूडेंट्स, साइज छोटी हो गई। तो इस पहले तो साइज क्या थी स्टूडेंट्स, बिग थी, फिर बाद में क्या हो गई स्टूडेंट्स, स्मॉल हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कैटायन होता है, प्लस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कैटायन। क्या बोलते हैं,
कैटायन, कि कैटायन की जो रेडियस होती है वो न्यूट्रल आयन, एक्चुअल आयन से कम होती है स्टूडेंट्स। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स एनायन के बारे में, देखिए एनायन क्या होता है, एनायन का मतलब होता है माइनस आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए माइनस आयन हमारे पास में होता है क्लोरीन स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप। क्लोरीन का जो नंबर होता है वो होता है स्टूडेंट्स 17, ठीक है 17 होता है। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप एक बार, प्लस इसमें आएगा स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें आएंगे स्टूडेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 और इसमें 8, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए आउटर मोस्ट में। अब इसको स्टूडेंट्स होना है स्टेबल, क्या होना है स्टेबल। अब ये अपने आउटर मोस्ट में से 7 इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है किसी से एक ले ले, ताकि 8 हो जाएंगे आउटर में। तो आउटर मोस्ट में अगर 8 हो गए तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। बीच में तो हो गया न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। स्टेबल कैसे हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हुआ है। तो क्लोरीन पहले 17 था, क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लिया और लेकर क्या हो गया स्टूडेंट्स, स्टेबल हो गया। अब जब लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन को तो ऊपर की तरफ स्टूडेंट्स माइनस आता है, और माइनस वाले आयन को हम लोग बोलते हैं एनायन। आप ये याद रख लीजिए एनायन। मैं इसको कैसे याद रखता हूं, माइनस का मतलब होता है नेगेटिव, और नेगेटिव का फर्स्ट वर्ड है एन, इसका मतलब इसको बोलेंगे एनायन। ऐसे आप इसको याद रख लीजिए, माइनस को एनायन, प्लस को कैटायन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या मैं ये कह सकता हूं स्टूडेंट्स कि जो हमने एनायन बनाया है यहाँ पर, इसकी जो साइज है वो क्या होगी स्टूडेंट्स, बिग होगी न्यूट्रल एटम के मुकाबले। न्यूट्रल एटम क्या था, छोटा था, क्योंकि इसमें कम इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी साइज क्या होगी स्टूडेंट्स, बिग होगी। चलिए इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स, किस तरह से लिखेंगे देखिए। देखिए आयोनिक रेडियस, व्हेन एन एटम गेन्स और लॉसेस इलेक्ट्रॉन, या तो लेता है या निकालता है, देन एन आयन इज फॉर्म्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वो गेन करता है तो नेगेटिव बनता है, मतलब कि एनायन, NiON। अगर वो लूज करता है मतलब निकालता है, तो उसके बाद में बनता है स्टूडेंट्स प्लस, यानी कि कैटायन। या आप याद रखिए स्टूडेंट, द रेडियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। व्हेन एन एटम गेन्स और लॉसेस इलेक्ट्रॉन, लेता है या निकालता है, देन एन एटम इज फॉर्म्ड, सॉरी एन आयन इज फॉर्म्ड। तो क्या बनता है, आयन बनता है, और इस आयन की जो रेडियस होती है उस रेडियस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आयनिक रेडियस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, व्हेन एन एटम लॉसेस द इलेक्ट्रॉन, जब निकालता है तो अ कैटायन इज फॉर्म्ड, तो कैटायन बनता है स्टूडेंट। जैसे कि Na है और Na ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, निकाल दिया, तो Na प्लस आ गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया। इसे हम कहेंगे सोडियम एटम और इसे हम कहेंगे सोडियम आयन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। आपको बताया था अभी बना के कि ये तो हो गया न्यूक्लियस, यहाँ आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 एंड 8, और इसके आउटर में आएंगे फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो बन गया ना, देखिए 281। और जब 1 ये वाला बाहर वाला निकल जाएगा तो क्या बनेगा, सिर्फ 28। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 28 है। इसकी जो रेडियस है वो है 186 pm, और इसकी है स्टूडेंट्स आयोनिक रेडियस 95 pm। pm का मतलब होता है स्टूडेंट्स पिकोमीटर, ये बहुत ही छोटी यूनिट होती है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो आयन होगा, कौन सा, कैटायन, कैटायन की साइज छोटी होगी तो स्मॉल साइज ऑफ कैटायन होगा स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं हम लोग, एनायन। व्हेन एन एटम गेन्स द इलेक्ट्रॉन, जब एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, देन एनायन इज फॉर्म्ड। तो जैसे कि क्लोरीन एटम देख सकते हैं कि क्लोरीन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और लेके क्या बन गया, Cl-, ये बन गया क्लोरीन एटम। तो स्टूडेंट्स इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो था 287। अभी भी मैंने आपको समझाया, तो देखिए ये रहा क्लोरीन का जो था वो ये रहा 287, अंदर 2 फिर 8 फिर 7, 287। और जैसे ही इसने स्टेबिलिटी ली, यहाँ पर देखिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या बन गया 2 8 और 8 कॉन्फ़िगरेशन, क्या बन गया 288। इसकी आयोनिक रेडियस थी 99
pm और इसकी आयोनिक रेडियस हो गई स्टूडेंट्स 181 pm। तो इसकी जो एनाइन की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है स्टूडेंट्स। देखिए इसके आगे, हेंस हियर वी कैन से दैट कैटायन हैज लेसर रेडियस, कैटायन के पास में क्या होता है, लेसर रेडियस देन द न्यूट्रल आयन, एंड एनायन हैज बिगर रेडियस एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो भी चीज सीखी है इसको आपको लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए स्टूडेंट। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर समझ रहे हैं आप। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है वो देखिए, आप मेरी बात सुनिए। एक्सप्लेन द कैटायन इन स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम एंड एनाइन इज ग्रेटर देन न्यूट्रल आयन। तो स्टूडेंट जो जो अभी तक हमने सीखा है उसको लैंग्वेज में लिखेंगे। देखिए किस तरह से लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर भी मैंने लिखा है यहाँ पर। फॉर कैटायन, कैटायन के लिए द आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली रिमूव्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम an atom is formation of cation, then the effective nuclear charge is increases on remaining electrons, so the size of cation is always smaller than the neutral atom। समझिए पहले, बाद में लिखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन की। अगर हमें कैटायन बनता है, देखिए आप, जैसे कि मेरे पास में सोडियम है, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा स्टूडेंट्स, ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर होगा आउटर मोस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन। कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, समझ रहे हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जो लास्ट वाला आउटर मोस्ट शेल है वो पूरा का पूरा ही गायब हो जाता है। तो Na कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, आउटर मोस्ट गायब कर दो आप, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और यहां पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा स्टूडेंट्स, वो पहले तो क्या था, बड़ी थी साइज, तो कम लग रहा था, लेकिन अब बाकी इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो अब उन पर ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा लगेगा, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा लगेगा। और ज्यादा लगने के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी साइज छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी स्टूडेंट्स। बस यही लिखा हुआ है कि आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली रिमूव्ड हो जाती है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। कैटायन जब बनता है तब खत्म हो जाता है आउटर मोस्ट शेल। देन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा उन इलेक्ट्रॉन्स पे। सो द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। देखिए पहले बड़ा था, अब छोटा हो गया स्टूडेंट्स, इस तरह से। चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एनायन के बारे में कि एनायन क्या होता है। मैंने को पता है नेगेटिव चार्ज जो होता है वो एनायन होता है स्टूडेंट्स। समझिए पहले तो, देखिए क्या होता है कि जैसे Cl ले लेता हूं मैं, तो Cl का क्या होता है स्टूडेंट, देखिए बना हुआ है, यही समझते हैं। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 7 है स्टूडेंट्स। अब जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इन सब इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है न्यूक्लियस के थ्रू, ऐसे सब पे लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स और आ जाता है, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और आ जाता है स्टेबल करने के लिए। तो ये ऐसा बन जाएगा, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2 8 8 स्टूडेंट्स। तो पहले तो क्या है स्टूडेंट्स की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन सब पे लग रहा था, जो थे 2 8 7 इतने इलेक्ट्रॉन्स पे, लेकिन अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। ठीक है, 2 8 8, एक इलेक्ट्रॉन के आने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया स्टूडेंट्स, कम हो गया, क्योंकि बट गया ना, वो चार्ज के ऊपर जो अट्रैक्शन था वो बट गया, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्टूडेंट्स कम हो गया। इसलिए क्या है कि इसकी जो साइज है ना वो बड़ी हो गई स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं, साइज बड़ी हो गई। तो लिखेंगे यहाँ पर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेज, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एनायन, एनायन बनाने के लिए, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है स्टूडेंट्स। सो द साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द न्यूट्रल एटम। तो इसकी जो साइज होती है स्टूडेंट्स वो हमेशा इससे बड़ी होती है। आप तो इतना से याद रखो, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो साइज बड़ी होगी, ठीक है, और साइज जहां बड़ी होती है वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। उल्टा भी बोल सकते हो कि जहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है वहां पर साइज बड़ी होती है। बस इतनी सी चीज आपको याद करनी है यहाँ पर। नेक्स्ट बात समझिए स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझिए इसको क्या होता है एंथैल्पी। देखिए एंथैल्पी का मतलब होता है स्टूडेंट्स एनर्जी, ये दिमाग में रख लीजिए आप, एंथैल्पी का मतलब होता है स्टूडेंट्स एनर्जी। ठीक है, जैसे एंथैल्पी लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए एनर्जी, ताकि आपको याद रहे। समझ रहे हैं बात को, एनर्जी होता है एंथैल्पी का मतलब।
अब मेरी बात ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास में यहाँ पर सोडियम है और सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी दी होगी हमने, दिमाग लगाइए, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो हमने दी होगी। तो स्टूडेंट्स आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? ये बात है। अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वो मेरी हो गई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसके निकलने के बाद में अगर मेरे को जरूरत पड़ती है कि मैं इसमें से भी निकालूं अगले में से, तो क्योंकि मैं दूसरी बार निकाल रहा हूं तो मेरी क्या हो जाएगी? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड। अगर मान लीजिए इसको निकालने के बाद में भी मेरे को तीसरी की जरूरत पड़ रही है तो मैं क्या निकालूंगा? तीसरी लगाऊंगा, तो वो हो जाएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। तीसरी बार इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो एनर्जी है वो एनर्जी मेरी कहलाएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है स्टूडेंट्स? 3। चलिए लिखते हैं इसको। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द एटम इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है स्टूडेंट्स? किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं निकल जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसका गैसियस स्टेट में होना जरूरी है स्टूडेंट्स, गैस फॉर्म के अंदर होना जरूरी है। तो ये नोट लिख लीजिएगा आप कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज यूज्ड इन गैसियस स्टेट वेयर आइसोलेटेड गैस एटम ऑफ एलिमेंट इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस कैटायन। समझ रहे हैं कि आइसोलेटेड गैस थी, पहले आइसोलेटेड गैस थी, अब आइसोलेटेड गैस से कन्वर्ट किया गया उसको कैटायन के अंदर। मतलब कि पहले वो आइसोलेटेड का मतलब है कि वो पहले न्यूट्रल थी। सपोज दैट कि Na था, तो Na क्या था? न्यूट्रल था, समझ लीजिए आप। न्यूट्रल था, ना इस पे कोई चार्ज था, ना तो प्लस था ना माइनस था। जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या बन गया? Na+ बन गया। तो आइसोलेटेड से कैटायन बनाने के लिए जो एनर्जी यूज की जाती है गैसियस स्टेट के अंदर, वो एनर्जी होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं यहां पर स्टार्टिंग में लगा के कि इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट, ऐसे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर आप नोट बना के लिख सकते हैं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि गैसियस स्टेट में काम होता है ये। इस देखिए नेक्स्ट बात जो आती है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसको नापा जाता है, मेजर किया जाता है। उसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलो कैलोरी पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल या फिर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब मैं आपको बता दूं ये तीनों यूनिट में से आपको कोई सी भी एक यूनिट लिख सकते हैं, या तीनों लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स? ये देखिए यहाँ पर न्यूट्रल एटम था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगाई और क्या बन गया? कैटायन बन गया स्टूडेंट्स। ये भी गैसीय स्टेट के अंदर है और ये भी गैसीय स्टेट के अंदर है स्टूडेंट्स। ये इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है। ठीक है, देखिए ये रहा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो कौन सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी? फर्स्ट। तो सेम बात है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, the energy required to remove one more electron from the cation is called the second ionization enthalpy। फर्स्ट तो निकल गया, इसको लिखिए आप रिमूव्ड, तो सेकंड को कर रहा हूं मैं रिमूव, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? इसमें लगाई गई जो एनर्जी होगी वो होगी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और थर्ड की बात करूं आपसे तो स्टूडेंट्स थर्ड भी सेम टू सेम हो जाएगा। देखिए यहां पर कि similar to first and second ionization enthalpy, the energy required to remove the third electron from the cation is called third ionization enthalpy। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? रिमूव्ड हो गया। सेकंड स्टूडेंट्स क्या हुआ? रिमूव्ड हो गया। अब मैं निकाल रहा हूं थर्ड को, तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। और इसी तरह से सिमिलरली फोर्थ कोमा फिफ्थ एंड सो ऑन, इसी तरह से और आगे कैन बी फाउंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्टूडेंट्स। नोट क्या है? नोट ये है कि जब आप किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो बड़ी आसानी से निकल जाता है। जैसे कि मैं सोडियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो बड़ी आसानी से निकलेगा, मतलब बहुत आसानी से निकल जाएगा क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है। समझ रहे हैं? तो आपको एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी, कम। सेकंड वाला आप निकालोगे तो उससे थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ेगी, थोड़ी ज्यादा, क्योंकि आप जबरदस्ती निकाल रहे हो, वो स्टेबल है। अब थर्ड वाला
भाई किसी से 2 रुपए ले लिए, 4 रुपए ले लिए, अब जबरदस्ती और पैसे लोगे तो वो उसको गुस्सा तो आएगा ही, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले तो कम एनर्जी लगी थी, उसके बाद में थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगी, अब और ज्यादा एनर्जी लग गई। समझ रहे हैं आप बात को? तो सबसे पहले जो एनर्जी होती है वो तो सबसे कम होती है, अगली वाली उससे ज्यादा होती है और अगली वाली उससे ज्यादा होती है स्टूडेंट्स। तो ये लिख सकते हैं आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE1 कम होती है सेकंड वाली से, और सेकंड वाली कम होती है थर्ड वाली से, थर्ड वाली सबसे ज्यादा होती है स्टूडेंट्स। और अगर फोर्थ होती है तो इसके आगे 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 की बात होती है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन इसके ऊपर आता है किस तरह से कि डिफाइन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटम इज न्यूट्रल फेज एंड आयोनाइजेशन फेज। तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, जो भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट बात है स्टूडेंट्स क्या कि इन पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। अच्छा, क्यों इंक्रीज होती है पहले हम समझते हैं इस बात को। क्योंकि स्टूडेंट जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आपको पता है कि साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है स्टूडेंट। समझ रहे हैं? डिक्रीज होगा, साइज छोटा होता जाएगा। जितना बड़ा साइज है उतनी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। फिर ये और छोटा हो गया तो छोटे में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये बात समझिए आप, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा है स्टूडेंट्स, और पकड़ रखा है इसको, न्यूक्लियस ने इसको पकड़ रखा है, इसलिए आप निकालने में मुश्किल आपको लगेगी। मतलब कि आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। चलिए साइज और छोटा हो गया। अब साइज और छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो और ज्यादा है, तो इसमें से एनर्जी निकालने के लिए आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन। अब और छोटा हो गया तो अट्रैक्शन और ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और एनर्जी देनी पड़ेगी स्टूडेंट। समझ रहे हैं बात को? यहां पर देखिए और चार्ज छोटा हो गया तो और एनर्जी देनी पड़ेगी, और छोटा हो गया और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और छोटा हो गया और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और छोटा हो गया और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब कि आप तो एनर्जी देते जा रहे हो, बढ़ रही है ना एनर्जी। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? एनर्जी बढ़ रही है। तो मैं कह सकता हूं कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो हमारी एंथैल्पी होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो बढ़ती है स्टूडेंट्स। देखिए लेफ्ट टू राइट मूविंग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस बिकॉज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। साइज क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। भाई जितना छोटा साइज उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है उसके ऊपर। हैंस इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। क्वेश्चन पूछ लेता है स्टूडेंट्स कि इन पीरियोडिक टेबल बाय मूविंग लेफ्ट टू राइट, बाय मूविंग लेफ्ट टू राइट, how ionization enthalpy decreases। नहीं decreases थोड़ी ना, हाँ increases, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है स्टूडेंट्स। तो आपको ये चीज आनी चाहिए वहां पर। नेक्स्ट बात देखिए कि जब हम टॉप से बॉटम पे चलते हैं स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं क्या होता है टॉप से बॉटम पे चलने पर। यहां समझिए पहले आप बात, लिखने की बात तो बाद की है, ठीक है। जब हम टॉप से बॉटम चलते हैं स्टूडेंट्स तो साइज क्या होता है? बड़ा होता जाता है। ये बात आपको पता है। साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। जब साइज बड़ा हो गया यहां तक पहुंचते पहुंचते, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया स्टूडेंट्स? घट गया, क्योंकि साइज बड़ा हो गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया। अब घट गया स्टूडेंट्स तो इलेक्ट्रॉन क्या निकल गया? आसानी से निकल गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या हो गया? कम लग गया, आसानी से निकल गया। शुरू से देखते हैं स्टूडेंट्स। छोटा इलेक्ट्रॉन है, साइज छोटी है, तो इसके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। क्या? बहुत ज्यादा। थोड़ा साइज बड़ा हो गया तो इजीली निकल जाएगा, तो थोड़ी सी कम देनी पड़ेगी, है ना। ज्यादा तो देनी पड़ेगी लेकिन इसके कंपैरिजन में कम देनी पड़ेगी। साइज और बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन और आसानी से निकल जाएगा, और ये और साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन और आसानी से निकल जाएगा।
ये और साइज बड़ा हो गया तो और आसानी से निकल जाएगा, और लास्ट में जाते जाते आसानी से निकल जाएगा। इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है स्टूडेंट्स, कम हो रही है, डिक्रीजेज। तो इसको लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स, इस तरह से लिखेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज बिकॉज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, एटम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। हैंस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, तो इनके बीच के अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होता जाता है स्टूडेंट्स। देयरफॉर इट इज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है स्टूडेंट्स। देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल मूवमेंट। तो आपको दोनों मूवमेंट के लिए लिखना पड़ेगा कि टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या होगा, और स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा। दोनों चीज आपको आनी चाहिए यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोग आज पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट।